गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में समझा था कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कब कब प्राप्त हो सकता है। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार इक्विलिब्रियम लेवल केवल फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में ही प्राप्त हो सकता है, जो भी इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल है वो है। और जबकि कीन्स यह मानते थे कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का वो उसकी तीन संभावनाएं हैं और वो प्राप्त हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर और जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा है इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में वो कीन्स के सिद्धांत से संबंधित था। और हम लोग आपको पता ही है कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किसके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, कीन्स के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भी इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बात की थी वो किसके संदर्भ में थी, कीन्स के संदर्भ में थी, यानी कीन्स के सिद्धांत के संदर्भ में थी। और उनके अनुसार जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी हो सकता है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी अब हमें जो भी संतुलन प्राप्त हुआ है इकोनॉमी में उसमें शिफ्ट हो सकता है, और उस शिफ्ट को देखना है किसके संदर्भ में, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में। कि अगर अतिरिक्त निवेश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो किस प्रकार से शिफ्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखते हैं जो डेल आई है ये शो कर रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, यानी अतिरिक्त निवेश को शो कर रहा है। और आपको पता है किसके बारे में, बिल्कुल सही, एडी के बारे में। और एडी किससे मिलके बनती है, सी प्लस आई से मिलके बनती है। और यहाँ सी का मतलब है कंजम्पशन और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इतना है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम में जो भी एग्रीगेट डिमांड है, अब ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड में क्या और चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही, कुछ जुड़ जाता है, क्या, निवेश जुड़ जाता है, यानी उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अतिरिक्त निवेश कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नई एडी बनेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी एडी किसके बराबर, बिल्कुल सही, सी प्लस आई प्लस डेल आई के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आगे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उस पर इनकम को या जीडीपी को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को दर्शाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये एएस कर्व है, रेखा है, वो एग्रीगेट सप्लाई की रेखा है। और यहाँ पर जो दो रेखाएं और दी हुई हैं, दो कर्व हैं, वो किसके हैं, ये हैं एडी के। तो यहाँ पर हम लोग जो पहला इक्विलिब्रियम है वो है E1 पॉइंट पर, कहाँ पर है, बिल्कुल सही, E1 पॉइंट पर। ऐसी स्थिति में जो भी उत्पादन हो रहा है वो OQ1 के बराबर उत्पादन हो रहा है। अब मानते हैं हम लोग कि मान लीजिए क्या कर दिया गया है, निवेश कर दिया गया है, कुछ इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से जो एडी कर्व है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ, बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि निवेश में वृद्धि से जो एडी कर्व है ऊपर शिफ्ट हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो संतुलन का बिंदु है वो E1 से किस पे पहुंच जाता है, E2 पे पहुंच जाता है। और इस प्रकार से हम लोग एक चीज़ और देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी, यहाँ पर इसको हम लोग नाम देते हैं एडी फर्स्ट, और दूसरा वाला जो कर्व हमें प्राप्त हुआ है एडी का, जब इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है और अतिरिक्त, तो वो हुआ है AD2। तो यहाँ पर AD1 और AD2 के बीच में जो गैप है वो किसके बराबर है, डेल आई के बराबर है, जो भी अतिरिक्त निवेश किया गया है उसके बराबर है। लेकिन हम लोग जब ये इक्विलिब्रियम चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जो उत्पादन है अतिरिक्त निवेश की वजह से वो बढ़ के कितना हो जाता है, OQ1 से बढ़कर OQ2 के बराबर हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना हम लोगों ने निवेश किया, यानी इकोनॉमी में निवेश हुआ है, उससे कहीं अधिक क्या बढ़ जा रहा है, उत्पादन बढ़ जा रहा है, यानी जो भी इनकम है या जीडीपी है वो क्या हो जा रही है, इनकी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अतिरिक्त निवेश का गुणक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ निवेश की तुलना में कुछ ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्या, बिल्कुल सही, इनकम बढ़ जा रही है, यानी कई गुना बढ़ जा रही है, किसकी तुलना में,
निवेश की तुलना में। तो इसी गुणक प्रभाव को हम लोगों को समझना है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी वृद्धि हुई है वो किसकी वजह से वृद्धि हुई है, वो गुणक प्रभाव की वृद्धि की वजह से वृद्धि हुई है, और निवेश कम मात्रा में हुआ है, जबकि उससे कहीं अधिक किसमें वृद्धि हो गई है, उत्पादन में, या उसी को कहते हैं हम लोग इनकम में वृद्धि हो गई है। हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से देखा कि निवेश में जितनी वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक वृद्धि किसमें हो जा रही है, आय में वृद्धि हो जा रही है, और वो वृद्धि हुई है गुणक की वजह से। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी निवेश गुणक की वजह से हुई है। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इसके मैकेनिज्म को अगले लेक्चर में समझेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका अभिप्राय है जो आय में चेंज हो रहा है और उसका अनुपात किसके साथ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट में, यानी निवेश के साथ अनुपात। यहाँ पर जो आय में परिवर्तन हो रहा है किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो इस प्रकार का जो भी संबंध है किसके साथ, बढ़ी हुई आय का बढ़े हुए निवेश से, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी सामान्य से शब्दों में अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है जो आय में बढ़ोतरी हो रही है और किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से, तो उन दोनों के बीच के अनुपात को ही हम लोग निवेश गुणक कहते हैं। इसको हम लोग एक परिभाषित कर सकते हैं किस प्रकार से, बिल्कुल सही, जो अनुपात होता है किसके बीच में, बढ़ी हुई आय और या चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम देते हैं। इसको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसको डिनोट किया जाता है के द्वारा, और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही, वो है डेल वाई अपॉन डेल आई। यानी ये किसका फॉर्मूला है, ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल आई। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में 5,000 करोड़ के बराबर इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसकी वजह से 20,000 करोड़ के बराबर इनकम इंक्रीज हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 अपॉन 5,000, तो यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर है। तो ये 4 जो वैल्यू है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। यहाँ गुणक का जो मूल्य आया है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। यानी जो निवेश किया जा रहा है, जितने भी मात्रा में निवेश किया जा रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा क्या प्राप्त हो जा रही है, इनकम प्राप्त हो जा रही है। यानी यहाँ पर जो गुना है वही क्या है, बिल्कुल सही, गुना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। जो गुणक का मूल्य है वो निर्भर करता है MPC पर, किस पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, यानी जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है उस पर निर्भर करता है कि के का मूल्य कितना होगा। ज़्यादा MPC होने की वजह से के का मूल्य भी ज़्यादा होगा, और कम MPC होने की वजह से जो के का मूल्य है वो भी कम होगा। यानी यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच। और यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लें कि जो MPC है वो किस पर निर्भर करती है, देखो सही, वो निर्भर करती है किसी भी इकोनॉमी के जो भी लोग हैं उनकी आदतों पर, यानी उनके कल्चर पर डिपेंड करती है कि वो उनको खर्च करने की उनकी ज़्यादा आदत है या कम आदत है। तो ये MPC ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इसके विपरीत भी। अब जो भी संबंध है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC के बीच में, तो उसको हम लोग समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द MPC। तो अब हम लोग इस संबंधित जो भी संबंध है इसको हम लोग समझते हैं कि वो किस प्रकार से डायरेक्टली संबंध है किसका, बिल्कुल सही, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका MPC से। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को,
यहाँ मान लीजिए पहले हम लोगों ने MPC कितनी ली है, 0.7 के बराबर ली है। हम लोगों को पता है कि जो MPC की वैल्यू होती है वो न्यूनतम 0 होती है और अधिकतम 1 के बराबर होती है। तो यहाँ MPC हम लोगों ने ली हुई है 0.7। ऐसी स्थिति में जो K की वैल्यू है उसको हम लोग पता करते हैं, क्योंकि जो भी K का फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही, डेल y अपॉन डेल आई। और दूसरा उसको दूसरे तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो है क्योंकि MPC के साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो दूसरी तरह से जो फॉर्मूला लिखा जाता है, यानी दूसरा फॉर्मूला वो है K = 1 अपॉन 1 - MPC, ये भी उसकी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब MPC बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो K की वैल्यू है, यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0. यहाँ पर हम लोग 8 लेते हैं। कितना लेते हैं, 8, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर 8 वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर जब हम लोग 8 वैल्यू लेते हैं, यानी 0.8 लेते हैं, तो ये इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देते हैं, तो 1 अपॉन 1 - 0.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 1 - 0 में 1 से कितना माइनस कर देंगे, 0.8 को माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 0.2 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर जब हम 1 अपॉन 1 में किससे डिवाइड कर देंगे, 0.2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें गुणक की वैल्यू पता चल जाएगी और वो कितने के बराबर प्राप्त हुई है, 5 के बराबर वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हम लोग एक दूसरी स्थिति लेते हैं। मान लीजिए अब जो भी MPC है वो बढ़ जाती है किसी भी इकोनॉमी की, तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो K, इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे जो भी बढ़ी हुई MPC है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देखते हैं K = 1 अपॉन 1 - 0.9। तो यहाँ पर हमने MPC की जगह 0.9 को रख दिया है, क्योंकि अब हम लोगों ने कितनी एज्यूम की है, जो भी MPC है वो 0.9 एज्यूम की है। तो यहाँ पर अब जो भी 1 है उससे हम लोग माइनस कर देंगे कितने को, 0.9 को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.1, ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग 1 में 0.1 से भाग दे देंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितने के बराबर वैल्यू, 10 के बराबर वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि MPC की वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी इसमें किस प्रकार का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम लोग समझते हैं कि जो K है और MPC है उसके बीच गणितीय संबंध को हम लोगों को पता है कि जो K है वो किसके बराबर है, ये है डेल y अपॉन डेल आई के बराबर है, यानी उसका फॉर्मूला है। आपने देखा, इसको हम लोगों ने नाम दिया समीकरण फर्स्ट। हमें यह भी पता है कि जो y है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में, यानी जब भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में y किसके बराबर होता है, क्योंकि AS आपको पता है किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। और इक्विलिब्रियम की स्थिति में y किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी AD के कंपोनेंट हैं वो कौन है, C + I हैं। तो ऐसी स्थिति में y किसके बराबर हो जाएगा, C + I के बराबर होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर y किसके बराबर है, ये भी हमें पता है, C + I के बराबर। C यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन, और I है इन्वेस्टमेंट है। अब अकॉर्डिंगली अब इसी प्रकार से क्या होगा, बिल्कुल सही, अगर चेंज हो रहा है इनकम में तो वो भी किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही, वो है चेंज किसमें, इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो जो भी आय में वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर होगी, वो जो उपभोग में वृद्धि हो रही है और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है, इनमें परिवर्तन हो रहा तो उसके बराबर होगी। इसी प्रकार से हम लोग अब क्या करते हैं कि जो भी समीकरण फर्स्ट की वैल्यू है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, वो उसको किस में रख देते हैं, इस संबंधित समीकरण में रख देते हैं। यानी जो भी हमें अब वैल्यू प्राप्त हुई है किसकी, बिल्कुल सही, ये डेल y = डेल C + डेल I की, इसको हम लोग किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको I को आगे कर सकते हैं डेल I को, और तो हमें डेल की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। और कैसे, डेल y - डेल C कर देंगे। तो जो भी समीकरण फर्स्ट है हमें ये प्राप्त हुआ है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे किसकी, ये जो डेल I की वैल्यू प्राप्त हुई है इसको रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर K =
डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल सी के बराबर, क्योंकि जो आई है इसका के वाले फॉर्मूले में आप यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल वाई अपॉन डेल आई है। तो इस डेल आई की जगह हम लोग जो भी उसकी वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पर हम लोगों ने की है वो कितने के बराबर, डेल वाई माइनस डेल सी के बराबर है। तो इसको हम लोग रख देते हैं इसमें, तो हमें प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है के इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस सी, क्योंकि ये आई की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर डेल वाई का क्या मतलब है, डेल सी का क्या मतलब और डेल आई का क्या मतलब है। तो डेल आई का मतलब है जो चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में वो है, डेल वाई का मतलब है जो इनकम में चेंज हो रहा है, और डेल सी का मतलब है जो चेंज हो रहा है कंजम्पशन में वो है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी इसका राइट साइड है इसमें क्या कर देते हैं, डेल वाई से भाग दे देते हैं, यानी सभी को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वाई डेल वाई से, तो इस सभी में किसको कर दी, किससे डिवाइड कर दिया है, डेल वाई से डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं, देखिए डेल वाई अपॉन डेल वाई अपॉन ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल सी अपॉन डेल वाई। तो इस प्रकार से हम लोग जो ऊपर की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि डेल वाई से किसके द्वारा काटा गया है, डेल वाई से ही, तो 1 के बराबर आएगा। यहाँ पर भी आप काट सकते हैं क्योंकि डेल वाई अपॉन डेल वाई है तो वो कट जाएगा। और हमें जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है ये किसकी वैल्यू है, बिल्कुल सही याद करिए किसका फॉर्मूला है, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो आपको याद आ गया होगा, और ये फॉर्मूला है MPC का फॉर्मूला है, क्योंकि MPC का मतलब क्या होता है, जो चेंज इन कंजम्पशन होता है और उसका अनुपात किसके साथ होता है, चेंज इन इनकम के साथ होता है, वही है MPC आपकी। तो हम लोग जो भी हमें प्राप्त हुई वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें फॉर्मूले के बारे में पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता ये भी पता है कि जो MPC है और MPS है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, ये आपको अच्छी तरह से याद है, और वो होती है 1 के बराबर। तो जब हमें MPS की वैल्यू पता करनी है इस संबंधित फॉर्मूले से, तो क्या करते हैं, जो 1 है उससे हम माइनस कर देंगे किसको, MPC को। तो हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले में जो हमें प्राप्त हुआ है K का इन्वेस्टमेंट जो भी मल्टीप्लायर उसका, तो इसमें आप देख सकते हैं अपॉन में क्या है, 1 अपॉन माइनस MPC है, बिल्कुल सही। और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो MPS की वैल्यू प्राप्त की है इस फॉर्मूले से वो कितने के बराबर हुई है, वो बराबर प्राप्त हुई है 1 माइनस MPC के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस फॉर्मूले में 1 अपॉन 1 माइनस MPC लिखा हुआ है, तो इस संबंधित जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो हमने MPS की वैल्यू प्राप्त की है, यानी MPS का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला तो इन दोनों का इस प्रकार से है। यहाँ पर जो भी हम लोगों ने MPS की वैल्यू प्राप्त की है और वो कितने के बराबर प्राप्त की, बिल्कुल सही, 1 माइनस MPC के बराबर प्राप्त की। तो हम जो भी इस फॉर्मूले में 1 माइनस MPC लिखा हुआ है उसकी जगह हम MPS को भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से K का जो और दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 यहाँ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी जो भी MPC है उसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जो MPS है उसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि अगर MPC बढ़ रही है तो K की वैल्यू बढ़ेगी, और MPC कम हो रही है तो किसकी वैल्यू कम होगी, K की वैल्यू कम होगी। और हमें ये भी पता है कि K की वैल्यू से ही इकोनॉमी में जो इनकम है वो डिपेंड करेगी कि कितने गुना बढ़ रही है। अगर K ज़्यादा वैल्यू होगी तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा गुना हमें आय प्राप्त होगी, और अगर K की कम वैल्यू होगी तो इन्वेस्टमेंट करने से हमें जो भी इनकम प्राप्त हो रही है वो कम गुना प्राप्त होगी। और इस प्रकार से हम लोग दूसरा जो संबंध हमें देखने को मिला है किसके साथ, MPS के साथ, कि अगर MPS ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में K की वैल्यू कम होगी, और MPS कम है तो K की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, MPS के साथ K का रिलेशनशिप किस प्रकार का है, नेगेटिव रिलेशनशिप है।
इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ने से दूसरा क्या होने लगता है, यहाँ पर घटने लगता है। तो MPC के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और MPS के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशनशिप है। धन्यवाद।